नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल हम सब की कहानी एक नई रोशनी में। ये एपिसोड नंबर मेरा 14 होगा। चूंकि आज हिंदी दिवस है तो मेरा ये एपिसोड भी हिंदी दिवस को ही समर्पित होगा। मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा जो मेरे से हिंदी के लिए बन पा रहा है। मैं अपने माध्यम से उसको प्रेषित करना चाहता हूं क्योंकि मैं दिल से हिंदी का सम्मान करता हूं। मैंने अपनी 8th तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम से ही की है। उसके बाद जो शुरू में होता था कि 9th 10th में इंग्लिश लेते थे, 11th 12th में लेते थे, तो वही पुराना पैटर्न जो चलता था मैं उसी वातावरण में मैंने हिंदी मीडियम से शिक्षा पाई है। और तो और मैंने अपनी इंजीनियरिंग की रुड़की से वो भी हिंदी मीडियम में ही थी, वहां भी हिंदी माध्यम ही रहा था। इसलिए आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहूंगा। शुरू करता हूं। यूं तो भारत में यह हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व भर में भी एक विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है जो 10 जनवरी को माना जाता है। संविधान की धारा 343 के अनुसार हमारी हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया था। कभी कभी पढ़े लिखे लोग या कम पढ़े लिखे लोग भी इस राजभाषा को राष्ट्रभाषा कह देते हैं, जो कि यह गलत है। इसलिए मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह राष्ट्रभाषा नहीं है, केवल राजभाषा है, जिसको संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है। इसलिए इस गलती से बचें और गलती से भी इसे राष्ट्रभाषा न कहें। हिंदी भाषा के इतिहास में अगर हम देखें तो सन 1000 से लेकर के 1100 ईस्वी के बीच में हिंदी भाषा ठीक ठाक बोली जाने लगी थी और सन 1500 ईस्वी तक हिंदी भाषा को बोलने में काफी स्पष्टता आ गई थी। उसके बाद हमारे देश में मुगलों का शासन हुआ, जिसके कारण से हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द अरबी के और फारसी के सम्मिलित हो गए। लेकिन 18वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा की नींव रखी। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भी कहते हैं इनको। स्वतंत्रता मिलने से पहले अंग्रेजों ने भी हमारी भारतीय भाषा हिंदी को काफी पीछे धकेलने की कोशिश की और उन्होंने 1835 में लॉर्ड मैकाले ने एक शिक्षा नीति बनाई। उस शिक्षा नीति के 2 उद्देश्य थे। एक तो हमारे भारत में अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देना और दूसरा इतने सारे लोगों को अपने कंट्रोल में करना। लेकिन वह उनकी कोशिश कुछ हद तक चली। उन्होंने यहां तक हमारे समाज को भी इसी भाषा के आधार पर बांटने की कोशिश की थी और तो और हमारे शास्त्रों को भी इन्होंने, हमारे दर्शन को भी इन्होंने गलत ठहराने की कोशिश की थी
और कुछ पढ़े लिखे लोगों को अंग्रेजी शिक्षा सिखा करके माध्यम से उनको अलग करने की कोशिश की थी। मदन मोहन मालवीय जी ने अंग्रेजी भाषा की उस समय जो तत्कालीन हालात थे उसकी वकालत की, लेकिन उनके टक्कर देने के लिए भाषा के द्वारा। लेकिन बहुत लोगों ने, उस समय के जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने हिंदी भाषा पर अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व कायम नहीं होने दिया। और आज यही वजह है कि उन्हीं महापुरुषों की वजह से हमारी हिंदी अपने स्थान पर खड़ी है। लेकिन 1947 की आजादी के बाद इस बात पर चर्चाएं होने लगी कि किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। काफी विचार वर्ष और काफी मीटिंगों के बाद में यह तय हुआ कि हिंदी भाषा को ही राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। और इस प्रकार 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। इससे पहले महात्मा गांधी कहते थे कि हिंदी भारत की जनमानस की भाषा है। ये राजभाषा दर्जा मिलने के साथ हमारे नेताओं ने, हमारे संविधान ने महात्मा गांधी के इन शब्दों का सम्मान किया। वर्तमान में हिंदी भाषा की स्थिति को जानने के लिए हमें इस बात की बड़ी खुशी होती है कि इतने लंबे इतिहास में इतना बड़ा विश्व होने के बाद भी हमारी हिंदी भाषा विश्व में तीसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर अंग्रेजी और दूसरे नंबर पर चाइना की मैंड्रीन भाषा आती है। इसलिए यहां यह मैं बताना चाहता हूं कि हमारी हिंदी भाषा को कोई खतरा नहीं है। आज भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई अखबार पढ़ा जाता है तो हिंदी का ही अखबार पढ़ा जाता है। जनसंख्या गणना के आंकड़ों को जब हम देखते हैं तो उससे भी हमें यह साबित हो रहा है 2011-21 तो उसमें भी जो हिंदी बोलने वाले की ये आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। तो यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदी भाषा बड़ी सरल और सहज है। हिंदी भाषा मात्र एक भाषा नहीं है, ये एक भाव है जो एक हृदय से दूसरे हृदय को जोड़ता है। यह एक संपर्क भाषा है जिससे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अगर दूसरी भाषाएं नदियां हैं तो हिंदी एक महानदी है। स्वतंत्रता संग्राम में भी हिंदी ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। हमारे देश में जो हम कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, इस भावना को कायम रखने में हमारी हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण भूमिका है। इन बातों को सुनकर मुझे भी अच्छा लग रहा है और आपको भी अच्छा लग रहा होगा। लेकिन वर्तमान में हमारे इस हिंदी भाषा के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको देखकर बड़ा दुख होता है। उदाहरण के लिए हिंदी दिवस की शुभकामनाएं कभी कभी कुछ लोग अंग्रेजी में ही दे देते हैं। और तो और हमारे फिल्मी जगत को भी देखो, वो सारे फिल्म हिंदी में बनाते हैं, डायलॉग्स हिंदी में होते हैं, लेकिन अपने फिल्मों का प्रचार करने के दौरान
वो अंग्रेजी में ही बात करते हैं। जो लोग अंग्रेजी में बात करते हैं उनको सुनने वाला भी शायद समझता है कि वो बड़े बड़े समझदार हैं, और तीसरा व्यक्ति जो सुन रहा है वो भी यही मानता है कि जो ये इंग्लिश बोल रहा है ये ज्यादा समझदार है। और तो और आज की डेट में कोई महिला या पुरुष अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता है और वो इंग्लिश में कुछ बोलता है तो सुनने वाले को तो 100%, 100% ही लगता है कि ये जो बात कर रहा है ये ठीक कर रहा है। ये गलत फहमी लोगों के अंदर है। नौकरी के क्षेत्र में हिंदी भाषा को हम ही लोगों ने बहुत पीछे धकेल दिया है। ये बड़ी विडंबना की बात है। इतने बड़े देश में जिसकी राजभाषा हिंदी हो और उसके लिए नौकरी में हिंदी को पीछे रखा जाए, इससे और कोई गलत बात नहीं हो सकती। आज लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में दाखिला दिलवाकर अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन बच्चों की मनोस्थिति को देखिए जरा। उदाहरण के लिए, जो बच्चा घर में आलू से खेलता है, वहां जाकर के वो स्कूल में उसको कहते हैं कि ये पोटैटो है। ठीक है, हम समझते हैं आलू को पोटैटो कहते हैं, लेकिन उस उम्र में बच्चे को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि ये क्या चीज है, ये आलू है या पोटैटो है। ये बहुत बड़ी साजिश है। हमारी हिंदुस्तान की बुद्धिमत्ता को शुरू में ही नष्ट किया जा रहा है, और इस नष्ट करने में हमारे खुद लोगों का, हमारे भारतीयों का भी हाथ है। इसलिए इस विषय में जरूर सोचना चाहिए। अंत में मैं कुछ चंद बातें और कहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में सारी पढ़ाई अंग्रेजी में होती है। जहां तक जरूरी है वो होना चाहिए। टेक्नोलॉजी में और अन्य क्षेत्रों में ये जरूरी भी है, लेकिन जहां जरूरी भी नहीं है वहां भी बच्चे की बुद्धिमत्ता को इस अंग्रेजी लैंग्वेज में ही फंसा दिया जाता है। दूसरा, न्याय के क्षेत्र में न्याय आम आदमी से जुड़ा होता है, पूरी जिंदगी लग जाती है उसकी, लेकिन हमारे न्यायाधीश और हमारे अधिवक्ता महोदय अंग्रेजी में ही सब कुछ करते रहते हैं। आदेश पारित हो जाते हैं, कार्रवाई अंग्रेजी में होती है, लेकिन आम आदमी को पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ और क्या हो गया। इसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में भी अंग्रेजी में सारा काम होता है, और लोग जो ज्यादा अंग्रेजी में बात करता है उसको अच्छा डॉक्टर माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये चीजें रुकनी चाहिए। जहां तक जरूरत हो वहां किया जाए, लेकिन ये रुकना चाहिए। हमारी भारतीय सरकार इस समय इस दिशा में कदम उठा रही है। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में या और क्षेत्रों में भी हिंदी माध्यम को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और मध्य प्रदेश में तो कर भी दिया गया है। इसलिए हिंदी भाषा की दुर्दशा ना हो, इसका सम्मान रहे। हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए, और दूसरे देशों से भी हमें सबक लेना चाहिए। जैसे अन्य देशों में, जैसे एक रूस, यूक्रेन में, वहां पर अगर कोई डिग्री लेने जाता है तो वहां पर पहले उस देश की भाषा को सिखाया जाता है 1 साल, उसके बाद डिग्री हासिल की जाती है। वे अपनी भाषा से कोई समझौता नहीं करते। इसलिए हमें भी अपनी भाषा से कोई समझौता नहीं करना चाहिए, और इसकी मान मर्यादा को हमेशा ऊपर रखना चाहिए। अतः साथियों, मेरा आपसे यह अनुरोध है, ये कार्य सरकार कर रही है या करेगी, उससे महत्वपूर्ण यह है
कि ये विषय हम आम लोगों से जुड़ा हुआ है, हमारी आजीविका से जुड़ा हुआ है, हमारे रहन सहन से जुड़ा हुआ है, हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या सुधार हो सकता है और करना पड़ेगा, इसके लिए कदम सरकार से पहले हमें ही उठाने पड़ेंगे। हमें अपने आप को, जो हिंदी बोलते हैं, उनको जो हीन भावना पैदा होती है, उस हीन भावना को पहले मन से हटाना पड़ेगा। अगर कोई हिंदी में बात करता है तो आप उसको प्रोत्साहित करेंगे और उसका हौसला अफजाई करेंगे। ये तभी संभव है जब दिल में, हिंदी के प्रति सभी के दिल में सम्मान होगा। आशा करता हूं आप मेरे इन विचारों से सहमत होंगे और हिंदी के क्षेत्र में इसके योगदान को बढ़ाने के लिए, अपना अपना योगदान देने के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर सोचना होगा और करना होगा। आप यह न सोचिए कि हमारी तो पढ़ाई लिखाई हो गई है, हम तो सर्विस कर चुके हैं, लेकिन शायद हम लोगों की इस समय बहुत ज्यादा भूमिका है। हम उन लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए कोई भी यह न समझे कि मैं क्या कर सकता हूं। हिंदी जन्म से लेकर आखिर तक हमसे जुड़ी रहती है। हम बिल्कुल कर सकते हैं और हर व्यक्ति को, जो भारतीय नागरिक है, उसको हिंदी के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए। मैं तो कहता हूं, जब हम नारा लगाते हैं जय हिंद, तो हमें इसके साथ एक नारा और लगाना चाहिए, जय हिंद जय हिंदी। नमस्कार, थैंक यू।